एक बार फिर से आप सभी का मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का जो महाअभ्यास कर रहे थे उसके आगे की क्लास की चर्चा करते हैं। कल जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस था वो जारी हो गया। उसमें बदलाव की स्थिति है वो नहीं देखी गई थी, बिल्कुल ना के बराबर है वो बदलाव हुआ है, 1 या 2 पॉइंट। तो हमें ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए चलना है। तो आइए हम बिना किसी देरी की हुई सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि निम्न में से सही को बताएं। इनमें जो सही कथन है उसको हमें बताना है। हमीर रासो, सारंगधर, खुमान रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नलसिंह, बुद्धि रासो, जल्लहन। तो या उपयुक्त सभी, हमें इनमें सही कथन को वो बताना है, सही कथन का चुनाव है वो करना है। हमीर रासो सारंगधर की है, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नलसिंह भाट, बुद्धि रासो जल्लहन। इस प्रकार चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अतः हमारा जो 5 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये महाकाव्य है, महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो महाकाव्य मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम महाकवि है वो चंद्रवरदाई को माना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि पृथ्वीराज रासो रचना का प्रधान रस क्या है? आजकल ऐसे प्रश्न हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विजयपाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है। इन जो रासो साहित्य है, जिसे हम चारण साहित्य भी कहते हैं, इन रास या चारण साहित्य है, इसके अंदर हमने विशेषताओं से संबंधित प्रश्न किए थे। उसमें ऐसी विशेषताएं, इसके अंदर हमें वीर रस की प्रधानता है वो देखने को मिलती है। हमें इसके अंदर जो उस समय के सामंती जो शासक थे, हम सामंती शासकों की बात करें तो उस समय इनके दरबारी कवि थे, वो जो तुच्छ बातें हुआ करती थी उनको बढ़ा चढ़ा करके जिनका लेखन कार्य किया गया था वो पृथ्वीराज रासो के अंदर हमें देखने को मिलता है। और राष्ट्र की जो संकुचित भावना है, यानी राष्ट्र की उन्होंने भावना नहीं बल्कि उस राजा को खुश करने के अंदर ही वो लगे रहते थे, तो पूरे राष्ट्र की नहीं सोचते थे। इस प्रकार हमने पृथ्वीराज रासो से जो विशेषताएं हैं वो हमने देखी थी। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि नरोत्तम स्वामी के अनुसार पृथ्वीराज रासो किस तरह की रचना है? नरोत्तम स्वामी के अनुसार पृथ्वीराज रासो है वो मुक्तक रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुक्तक रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में रचना में या पृथ्वीराज रासो रचना में कितने खंड या समय है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले पूछा गया प्रश्न है। 69 खंड है इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि इसके अंदर छंदों का प्रयोग है वो कितने का प्रयोग है? पृथ्वीराज रासो के अंदर है वो 68 छंदों का और 69 खंडों का प्रयोग किया गया है। हम पृथ्वीराज रासो की है वो बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम एक एक कविता है या एक एक
ग्रंथ है, एक एक लेखक है, उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो वन लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव हो, जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सभी के सामने प्रस्तुत है वो किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के अंदर है वो पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि पृथ्वीराज में विगत शैली के साथ पिंगल शैली के साथ पिंगल जो शैली है, पिंगल शैली के साथ किन भाषाओं को सम्मिलित या शामिल सम्मिलित किया गया है? पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा है वो पिंगल शैली के साथ साथ पृथ्वीराज रासो के अंदर कुछ शब्द है पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? सुखी संवाद कहा है। सुखी संवाद है वो पृथ्वीराज रासो को कहा है। अगला प्रश्न है, कैमास वध नामक प्रसंग किस रासो में मिलता है? कैमास जो वध नामक प्रसंग है वो पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को कब एवं किस आधार पर अप्रमाणिक रचना माना है? डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को कब एवं किस आधार पर अप्रमाणिक रचना है वो माना है? अप्रमाणिक रचना तो माना है लेकिन उसका आधार भी हमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि 1875 ईस्वी के अंदर जो जयानक की पृथ्वीराज रासो है उसके आधार पर चंद्रप्रदाय की जो पृथ्वीराज रासो है इसको इन्होंने अप्रमाणिक रचना मान लिया है। इसके अंदर कुछ तिथियां हैं वो प्रमाणिकता के आधार पर नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने क्या माना है? जाली ग्रंथ कहा है। पृथ्वीराज रासो को आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ की संज्ञा दी है। यह प्रश्न पूर्व में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक है या अप्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हमें इनमें पूछा है, इनमें से कौन सा है अप्रमाणिक है वो मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और वुल्लर, डॉक्टर वुल्लर, मोतीलाल मीनारिया और कविराज मुरारीदान व श्यामलदास, या ये सभी हैं? इनमें से कौन सा कथन है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक है? हम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना है वो कौन मानता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो अप्रमाणिक रचना है, इसकी ट्रिक है पृथ्वीराज रासो से संबंधित हमने ये ट्रिक भी पूर्व की वीडियो में प्रस्तुत की गई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की ट्रिक है वो दे रखी है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर हीरानंद ओझा मानते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वुल्लर बिल्कुल ये भी मानते हैं। मोतीलाल मीनारिया और डॉक्टर कविराज मुरारीदान व श्यामलदास, उपयुक्त सभी है, ये सभी सही है, अतः चौथा ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं, इनमें से तीनों, एक तो प्रमाणिक मानने वाले, एक अप्रमाणिक मानने वाले और एक अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। इन तीनों में से एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और मथुरा प्रसाद दीक्षित, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ये इसकी ट्रिक है वो हमने पूर्व की वीडियो में प्रस्तुत की गई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसके डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर शर्मा है और उसके साथ डॉक्टर नगेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और मथुरा प्रसाद दीक्षित, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन। ये चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन है वो 5 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं वो कौन से?
अगरचंद नाहता और हजारी प्रसाद मोरनी हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी सभी सही है। इसके अंदर जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। इसकी जो ट्रिक है वो भी पूर्व की वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। ये इसमें है कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इसके है कि अगर मुनियों की नीति अच्छी होती तो मैं हाजिरी लगाने जरूर जाता। ये ट्रिक है इनकी कि अगर मुनियों की नीति अच्छी होती तो मैं हाजिरी लगाने जरूर जाता। हाजिरी मतलब अगर का मतलब अगरचंद नाहता, मुनियों का मतलब मुनिजिन विजय, नीति का मतलब सुनीति कुमार चटर्जी और हाजिरी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार ये जो ट्रिक है वो पूर्व की वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये रहा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को कर्नल जेम्स टोड ने क्या माना है। पृथ्वीराज रासो को कर्नल जेम्स टोड ने ऐतिहासिक ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। ऐतिहासिक ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो किस तरह का महाकाव्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीतिक महाकाव्य, इन्होंने राजनीतिक महाकाव्य है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य है किस विद्वान ने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको राजनीतिक महाकाव्य, और इन्होंने राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी भी पृथ्वीराज रासो को कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को किसने राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रास दी है? वो कहा, ये प्रश्न आ ही गया। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रश्न के स्टार लगाया जा रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आप सभी के आने वाले एग्जाम के अंदर आप सभी को यहीं से प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। आप विश्वास बनाए रखें, धैर्य के साथ तैयारी करते रहे तो आप है वो सफलता की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? विशाल वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य है उसकी संज्ञा दी है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को किसने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वीराज रासो को किसने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है वो कहा है? बाबू गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है वो कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन प्रश्नों के स्टार लगवाया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना की कितनी हस्तलिखित कृतियों के रूपांतरण हमें देखने को मिलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल प्रश्न है वो इतनी गहराई के साथ पूछा जाता है, सामान्य सा प्रश्न है वो नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें 4 रूपांतरण है वो हमें देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृहद रूपांतरण में कितने समय मिलते हैं? वृहद रूपांतरण के अंदर 69 समय और 68 छंदों का वृहद रूपांतरण की हम बात करें उसके अंदर छंद मिलते हैं 16,306 छंद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई जगह 10,306 छंद लिखा मिलता है वो गलत है। 16,306 छंद है वो इसके अंदर देखने को वृहद रूपांतरण में हमें देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृहद रूपांतरण में 69 समय और 16,306 छंदों का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हमें ये तो मिलता है लेकिन इनका प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इनका प्रकाशन है
वो किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, वृहद रूपांतरण की हस्तलिखित प्रति कहाँ से प्राप्त है वो हुई है। प्रश्न पहले है वो पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो वृहद रूपांतरण की हम बात कर रहे हैं तो ये उदयपुर से हमें मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यम रूपांतरण के अंतर्गत कितने छंद मिलते हैं। मध्यम रूपांतरण के अंतर्गत 7000 छंद, और हम वृहद रूपांतरण की बात करें तो इसके अंदर 16,306 छंद है वो देखने को वृहद रूपांतरण में ये मिलते हैं। और मध्यम रूपांतरण और लघु रूपांतरण की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम रूपांतरण की हस्तलिखित प्रति कहाँ से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्यम रूपांतरण की प्रति है वो कहाँ से देखने को मिलती है। तो अबोहर पंजाब और बीकानेर से इनकी प्रति है वो मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, लघु रूपांतरण में कितने छंद हैं। लघु रूपांतरण में है वो 3500 छंद मिलते हैं। लघु रूपांतरण में हमें कितने छंद मिलते हैं, 3500। वृहद रूपांतरण की हम बात करें उसके बाद हमने मध्यम रूपांतरण पढ़ा तो सबसे पहले 16,306, उसके बाद हमने 7,000 और 3,500 ये हमें छंद मिलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि लघु रूपांतरण की हस्तलिखित प्रति है वो बीकानेर से मिलती है। अगला प्रश्न है, लघु रूपांतरण में कितने छंद मिलते हैं। 1300 छंद है वो इसके अंदर मिलते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के किस रूपांतरण को मूल संस्करण माना है। इन्होंने कहा है और तो है वो अन्य कोई किसी रचना का रूपांतरण है, कोई किसी रचना का रूपांतरण लिख करके अपने विचारों को प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इसका जो लघुतम रूपांतरण है वो इसका मूल संस्करण है। किसका मूल संस्करण है, पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज जो रासो है उसका मूल संस्करण है वो कौन सा है, लघुतम रूपांतरण। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो रचना के रचनाकार है। बिसलदेव रासो रचना के रचनाकार नरपति नालय है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नरपति नालय कृत बिसलदेव रासो का प्रधान रस क्या रहा है। प्रधान रस इसका श्रृंगार रस है। हमारा जो अगला प्रश्न है 500 नंबर का प्रश्न, बिसलदेव रासो का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। बिसलदेव रासो का प्रकाशन वर्ष संवत 1212 या 1155 ईस्वी माना जाता है। तो आज के हमारे जो प्रश्न है वो इतने ही थे। 500 नंबर के हम प्रश्न है वो कर चुके हैं। आगे की प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख करके भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।